नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल के ऊपर अभी भी सवालिया निशान बरकरार है। लेकिन संभवतः इस सस्पेंस से आज पर्दा उठने वाला है। भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाने वाली है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, इस पर से सस्पेंस आज हट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का संभवतः ऐलान कर सकती है। आज शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए सीएम का नाम तय हो जाएगा। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कल रामलीला मैदान में होगा। बीजेपी ने पहले तय किया था कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी की शाम 4:30 बजे होगा। हालांकि बाद में समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया गया। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले कई नेताओं का नाम इस रेस में बताया जा रहा है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, कैलाश गंगवाल, रविंदर इंद्राज सिंह, शिखा राय, रेखा गुप्ता, पवन शर्मा में से किसी के नाम पर मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें चुना जा सकता है। मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि आप किसी के ऊपर गेस भी नहीं कर सकते। हालांकि कई सूत्र मनोज तिवारी का भी नाम आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के सीनियर नेताओं ने रामलीला मैदान में तैयारियों का निरीक्षण किया और बताया कि 25 साल से ज्यादा समय में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक और भव्य होने वाला है। इसके लिए बेहतरीन तैयारियां की गई हैं। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में 3 तरह के स्टेज बनाए जाएंगे। मुख्य मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, मनोनीत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सहयोगी सदस्य होंगे। वहीं दूसरे मंच पर धर्मगुरु और विशिष्ट अतिथि मौजूद होंगे। तीसरे मंच पर संगीत कार्यक्रम से जुड़े कलाकार रहेंगे। माना जा रहा है कि गायक कैलाश खेर भी इस समारोह में शामिल होंगे और प्रस्तुति देंगे। सूत्रों की माने तो पूरी दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लाइव देखा जा सकेगा। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में नया गेट भी तैयार किया गया है, जिस पर लिखा है दिल्ली में बीजेपी सरकार। तो सीएम के नाम के सस्पेंस पर अब आज संभवतः इसका पटाक्षेप हो जाएगा और बीजेपी विधायक दल की आज बैठक में वह नाम निकलकर सामने आ सकता है। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव जी, अब देखिए, ये बेकरारी भारतीय जनता पार्टी की भी समझी जा सकती है। इतने सालों का सूखा और उसके लिए अब त्रिस्तरीय स्टेज बनाए जाएंगे और संभवतः ऐसा कम ही होता है जब रंगारंग कार्यक्रम यानी कैलाश खेर के भी जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। मतलब फुल एंटरटेनमेंट पब्लिक के लिए रहेगा। नया उनका मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा और उसके साथ ही दिल्ली को बीजेपी की सरकार। जी हाँ, देखिए, अभी तक हालांकि जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि अभी तक दूल्हा नहीं है, लेकिन इससे सज चुका है, मंडप सज चुका है। तो आज दूल्हे का भी जो है वो अनावरण, उसके नाम का अनावरण आज शाम को हो जाएगा अपना कुणाल। और शाम को आज मीटिंग है भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की, और उसके बाद में फिर ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। और ये एक तरीके से पूरे विपक्ष को बीजेपी जो है वो एक संदेश देना चाहती है, अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है दिल्ली में। और दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन का मकसद केवल दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के साथ साथ जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उसमें अपनी ताकत दिखाने का, और खास तौर से पंजाब उनका निशाना है कि अगली बार उन्हें पंजाब में सरकार बनाने के लिए जो जोड़तोड़ करनी है, जो मेहनत करनी है, उसका प्रदर्शन बीजेपी ये रामलीला मैदान से करना चाहती है। जी कुणाल, दिल्ली में सरकार की शक्ति वैसे अमूमन कम होती है, लेकिन देखिए आपने भी क्या खूब शब्द कहा, शक्ति प्रदर्शन। मतलब कम पावर वाले स्टेट में सबसे ज्यादा शक्ति प्रदर्शन होगा, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन राजीव, एक बात ये भी लग रही है कि इतना वक्त लग गया एक मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने के लिए। 8 तारीख को नतीजे आए थे और उसके बाद से इतना लंबा इंतजार, क्या ये बेकरारी बढ़ाने का नया फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का? डेफिनेटली ये बेकरारी बढ़ाने का फार्मूला तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के आलाकमान को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है, क्योंकि दिल्ली की जीत में किसी एक आदमी का श्रेय नहीं है। केवल मोदी को अपना श्रेय नहीं दे सकते। इसमें बीरेन्द्र सचदेवा की मेहनत है, इसमें विजेंद्र गुप्ता की मेहनत है, इसमें प्रवेश वर्मा की मेहनत और उनका कमाल है कि उन्होंने
अरविंद केजरीवाल को हराया है। इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, इसमें कई सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी अपनी अपेक्षा है कि कौन चीफ मिनिस्टर यहाँ का होना चाहिए। अदर स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ, उनका भी अपना स्टेक इसमें है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और दिल्ली के चुनाव, अब आप ये समझ लीजिए, एक तरीके से मिनी इंडिया का चुनाव है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक कम्युनिटी नहीं, यहाँ पर आपको ईस्टर्न यूपी के लोग भी हैं, इसमें बिहार के लोग भी हैं, बंगाल के लोग भी हैं, पंजाबी भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, यहाँ के लोकल गुजर और जाट भी हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर फैक्टर्स हैं, उन सारे फैक्टर्स को साथ में लेके चलना है। और दिल्ली की जो इमेज है, हालांकि यहाँ पर इसको आप हाफ स्टेट कह सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो असर है वो पूरे देश पे पड़ता है। कुणाल, आपने जो बात कही ना, उससे मुझे एक लाइन ध्यान में आया, एक बार कह ही देते हैं। वो कहते हैं ना, लड़ते तो सैनिक है लेकिन नाम तो सेनापति का होता है। तो आप कहे न कहे, नाम तो मोदी का ही है और डंका मोदी का बज रहा है। बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो अब देखिए दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके ऊपर से सस्पेंस आज हट जाएगा और नाम की संभवतः आज शाम घोषणा हो सकती है। और इसी के साथ अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां अब यूपी के बजट सत्र का दूसरा दिन है। और यूपी के बजट सत्र के दूसरे दिन में आज भी हंगामा बरकरार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। पहले दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अभिभाषण भी पूरा नहीं पढ़ पाई थी। बजट सत्र के पहले दिन इतना हंगामा हुआ कि दोनों पारियों को मिलाकर 1 घंटे तक भी कार्यवाही नहीं चली। आज भी सत्र के हंगामेदार शुरुआत होने के आसार हैं। बजट सत्र 5 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में 20 फरवरी को प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना योगी सरकार का 9वां बजट पेश करेंगे। इस सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनगणना, महाकुंभ हादसा, मिल्कीपुर उपचुनाव के साथ संभल हिंसा समेत प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कल भी आपने देखा कि किस तरह खूब हंगामा हुआ और यूपी विधानसभा की राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा आज भी होगी। आपने कल भी इसे देखा कि कैसे दोनों पारियों को मिलाकर 1 घंटे तक भी सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। और आज भी सत्र के हंगामेदार शुरुआत के आसार हैं। बजट सत्र 5 मार्च तक आपको बता दें चलेगा। इस सत्र में 20 फरवरी को प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना योगी सरकार का 9वां बजट भी पेश करेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, देखिए, बात उत्तर प्रदेश की हो और हंगामा ना हो, ऐसा अमूमन कम ही होता है और ठीक ऐसा हुआ भी। अब कल देखा गया कि कितना हंगामा हुआ, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को घेरते हुए नजर आए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अब क्या इससे बहुत ज्यादा, इससे कुछ अलग होने की उम्मीद है या यह पूरा सत्र आज एक बार फिर से अपने दूसरे दिन हंगामे की भेंट चढ़ेगा? जी बिल्कुल कुणाल, देखिए जिस तरह से कल हंगामा हुआ है उसके बाद इस बात की उम्मीद लगातार की जा रही है कि आज का दिन भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। और कल जिस तरह से देखा गया कि चाहे वो सदन से पहले की कार्रवाई रही, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विरोध किया है, या कल जिस तरह से सदन के अंदर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है, उसको अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आज भी स्थिति वैसे ही रहने वाली है। हालांकि राज्यपाल ने कल जो अपना अभिभाषण दिया था, आज उस पर कल का महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है कुणाल, जब कल बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। नहीं, ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और यह बताने के लिए कि जो हंगामा है वो थमने का भी नाम नहीं ले रहा है और लगता भी ऐसा नहीं है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार ने GIS 2025 से पहले 7 नई पॉलिसियों को मंजूरी दी। इसमें MSME, स्टार्टअप, EV, टाउनशिप, विमानन, नवकरणीय ऊर्जा नीति समेत अन्य पॉलिसीज हैं। इसके साथ ही ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना और होटल लेक व्यू समेत अन्य पॉलिसीज हैं। और रेसिडेंसी होटल के PPP मॉडल पर विकास और लीज बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इन नीतियों के जरिए सरकार का दावा है कि प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
निवेश बढ़ने से 86 लाख रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और मंगलवार को यह कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। जो कुछ खास प्रस्ताव हैं लोगों को जानने समझने चाहिए जिस पर सरकार ने मुहर लगाई है वह है GIS 2025 से पहले 7 नई पॉलिसीज जिनको मंजूरी दी गई है। इनमें जो शामिल मुख्य हैं वह है MSME, स्टार्टअप, EV, टाउनशिप, विमानन, नवकरणीय ऊर्जा नीति समेत और भी पॉलिसीज हैं। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना और होटल लेक व्यू रेसिडेंसी होटल के PPP मॉडल पर विकास और लीज बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन नीतियों के जरिए सरकार की अपेक्षा है और यह दावा करती है सरकार की प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निवेश बढ़ने से 86 लाख रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो मोहन कैबिनेट का यह बड़ा फैसला है और मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी भी मिली है और इसके मूल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि निवेश बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है तो उससे लिंक जो रोजगार सृजन होता है जिसमें 86 लाख लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष सिंह लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी संतोष, अब देखिए अब खुद मुख्यमंत्री कैबिनेट की इस अहम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, मतलब साफ था कि कुछ गंभीर ऐसे मुद्दे हैं और पॉलिसीज हैं जिन पर मुहर लगेगी। हुआ भी ऐसा। ये जो सारे पॉलिसीज हम बता रहे हैं जिसमें MSME है, स्टार्टअप है, ताप्ती है, इन सारी चीजों से एक आम आदमी को क्या कुछ फायदा होगा और क्या जो निवेश की ओर इशारा हो रहा है उससे जो रोजगार बढ़ेगा उसके ऊपर फोकस है क्या? बिल्कुल, देखिए कुणाल, जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव ने बात कही है और वही ये भी कहा है कि इंदौर और उज्जैन के बीच में एक औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसके नागदा, पीतमपुर, देवास ये जिले जो हैं इनके जो औद्योगिक क्षेत्र हैं इसको सम्मिलित किया जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कुणाल की, इस जब उद्योग लगते हैं तो रोजगार सृजित होते हैं और रोजगार मिलते हैं जिससे आम जनता को लाभ होता है और बेरोजगारों को भी लाभ होगा। नहीं, ठीक है। और ऐसे में जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज है जिनके ऊपर मुहर लगी है, इनके क्रियान्वयन की बात करें तो ये कब तक प्रभावी होगी, लोगों को नजर आ जाएगी या कोई समय सीमा भी तय है? बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से जिन भी पॉलिसियों पे मुहर लगी है उनको सरकार की यही मंशा है कि जल्द से जल्द उसको क्रियान्वित किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। यही उनकी मंशा है, यही कोशिश रहती है। बहुत शुक्रिया संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातें बताने के लिए कि क्या कुछ सरकार की पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होने वाली है जहां CEC और EC की नियुक्तियों के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की नजर है। गौरतलब है कि 17 फरवरी को सरकार ने EC ज्ञानेश कुमार को अगला CEC नियुक्त किया है, यानी अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले वह पहले CEC हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ को गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सूचित किया कि संविधान पीठ द्वारा 2023 के फैसले में दिए गए निर्देश के बावजूद सरकार ने चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर कर दिया है और लोकतंत्र का उपहास उड़ाया है। उल्लेखनीय है कि 12 फरवरी को शीर्ष अदालत ने 2023 के कानून के तहत CEC और EC की नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर सुनवाई की तिथि यह कहते हुए 19 फरवरी तय की थी कि अगर इस बीच कुछ होता है तो इसके परिणाम भी होंगे। साथ ही कहा था कि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय गुण दोष के आधार पर लिया जाएगा। इस बीच सुबह नए मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपना पदभार और अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। तो
हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। विवेक, बेहद गंभीर मुद्दा है ये और खासकर विपक्ष इसे लगातार उठाता भी रहा है। ऐसे में आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत के लोकतंत्र, उसकी चुनावी व्यवस्था, इन तमाम पहलुओं से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ हो सकता है विवेक? दरअसल 9 जनवरी को जब इस मामले पर सुनवाई हुई थी, क्योंकि दिसंबर में जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो उसमें सीजीआई ने अपने आप को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था और इस मामले की सुनवाई जनवरी में तय कर दी थी, जिसमें उनका मत ये था क्योंकि इस अपॉइंटमेंट को जो समिति तय की गई है कानून के मुताबिक, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, उसमें सीजीआई भी थे। इसी वजह से उन्होंने अपने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था और एक नई बेंच गठित की जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भैया की पीठ थी, इस मामले को सुनवाई कर रही थी। तो जब इस मामले की सुनवाई 9 जनवरी को हुई, उस दौरान जो एडीआर और जया ठाकुर, जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की नेता हैं, उनकी तरफ से जो याचिकाएं दाखिल की गई, इस पर दलील रखी गई और ये कहा गया कि चूंकि 18 फरवरी को जो अभी राजीव शुक्ला, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो रिटायर होने वाले हैं और उससे पहले इस मामले की सुनवाई कर ली जाए, क्योंकि जो दिसंबर 2023 का जो कानून बनाया गया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो फैसला दिया गया था, उससे इतर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट का एक मिनिस्टर और नेता प्रतिपक्ष या राज्यसभा में जो लोकसभा में जो सबसे ज्यादा बहुमत वाली पार्टी होगी उसका नेता, या फिर विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष जो भी शामिल होगा उसमें से एक व्यक्ति होगा, उसको कर दिया था। इसको ये सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में के सामने मामला ये रखा हुआ है जो सुनवाई के लिए है कि क्या अनुच्छेद 141 के तहत अगर अदालत की राय दी गई है जिसमें कहा गया कि कोई कानून बनाए जाने तक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसके तहत प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति तय करेंगे, या उस आदेश के बाद जो केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, वो कानून के बीच की जो शक्ति है उसको तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि जब तक केंद्र सरकार कोई कानून नहीं बना देती तब तक सुप्रीम कोर्ट का मार्च 2023 का जो फैसला था उसके आधार पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन सरकार ने नया कानून बना के सीजीआई की जगह नेता प्रतिपक्ष को सीजीआई की जगह एक कैबिनेट के जो नामित सदस्य हो उनको रख दिया, जिसके तहत अब प्रधानमंत्री और अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसमें शामिल है। और जो अभी ज्ञानेंद्र शुक्ला जिनकी नियुक्ति हुई है, जिनकी 18 तारीख की को नियुक्त कर दिया गया है, उनके लिए राहुल गांधी ने अपना डिसेंट नोट दिया था, बावजूद इसके ज्ञानेंद्र कुमार की नियुक्ति कर दी गई है। अब इनका कहना है कि जब केंद्र सरकार के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है तो इस आधार पर डिसेंट नोट करते हुए नेता प्रतिपक्ष का डिसेंट नोट होने के बावजूद भी ज्ञानेंद्र कुमार की नियुक्ति क्यों की गई? ऐसे में इस नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। हालांकि जब ये याचिका पहले भी दाखिल की गई थी तब भी इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जब राजीव शुक्ला को जो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी, हालांकि विचार करने के लिए रख लिया था और आज इस मामले पर विचार करने ठीक है, सुनवाई होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से ये सारी बातें बताने के लिए। इसके साथ ही अब बात करेंगे महाकुंभ से जुड़ी खबर की, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट आज एक याचिका के मामले में सुनवाई करेगा। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करने से कोर्ट ने इंकार कर दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए थे। चीफ जस्टिस ने भगदड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस मामले में इलाहाबाद कोर्ट में याचिका पेंडिंग है, इसलिए याचिकाकर्ता वहां अपनी बात रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता ने इस घटना के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
जनहित याचिका में भगदड़ में कई लोगों की मौत और घायल होने के मामले में न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की भी मांग की गई है। बता दें कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। दूसरे अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। यहां भगदड़ तब हुई जब श्रद्धालु संगम तट की ओर बढ़ रहे थे। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आलोक सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आलोक, तो देखिए, एक ऐसा हादसा जिसमें 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, भगदड़ मच गई थी और तमाम व्यवस्थाओं पर एक सवालिया निशान था। उसको लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की उसमें सुनवाई होनी है। इससे क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है और इस पूरी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। देखिए, मौनी अमावस्या के पर्व पर गंगा जमुना और देश सरस्वती की त्रिवेणी संगम पर एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जहां पर भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं का जो आधिकारिक आंकड़ा है उसके मुताबिक 30 श्रद्धालुओं की भगदड़ के दौरान मौत हो गई थी। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी और मांग की गई थी कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। याचिका में ये भी कहा गया था कि जो अधिकारी कुंभ का जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो बिल्कुल अनुभवहीन अधिकारी हैं और उन्होंने कभी उनको मेले का अनुभव नहीं रहा है और ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर नियुक्ति दी गई जिसकी वजह से वो स्थिति को संभाल नहीं पाए और ऐसी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया और उसी जनहित याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये एक साजिश है या ये एक दुखद घटना है, इसकी भी जांच की जाए। हाई लेवल कमेटी इसकी जांच करे या कोई सिटिंग जज या सेवानिवृत्त जज इसकी जांच करे और इसमें जो दोषी अधिकारी हैं, जो अनुभवहीन अधिकारी हैं, जिन्होंने कुंभ मेले में व्यवस्था को संभाल नहीं पाए, नियंत्रण में नहीं रख पाए और ऐसे दुखद घटना हो, उनके खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जाए। तो आज इस मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई है। देखना है कि इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय क्या आदेश पारित करता है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।